कि आज़ादी के बाद से आज तक हम लोगों के अच्छे कायद क्यों नहीं हुए। यही वजह है कि अगर कोई भी कायद खड़ा होता है बेहतर, तो उसके खिलाफ इस तरह की रीमर उड़ा दी जाती है। और हमारे अंदर मुनाफिक हैं, उन मुनाफिकों को कुछ पैसे दे दिए गए और वो उछल कूद करके बोलने लगते हैं और नासमझी के तौर पे हम ये समझ भी लेते हैं। जनाब, हमारे एरिया सलामतन के तंग गलियों में गंदी तंग गलियों वाली जगह बना दी गई है। हम अगर बाहर निकल के कहीं जमीन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं अपने बिरादरान वतन के एरिया में, तो मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें नया अछूत बनाने की कोशिश की जा रही है और नया अछूत बनाने के लिए किसी भी कौम को बिना रहनुमा के रखना बेहतर है। अब हमारे कौम के रहनुमा कांग्रेस में, सीपीएम में, टीएमसी में हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं। लेकिन जैसे ही वो उसमें चुने जाते हैं, उनको धमका दिया जाता है कि आप अपने कौम की डेवलपमेंट की बातें ना करें। 2014 में मैं जब जॉब छोड़ के आया तो मैं टीएमसी में एक अच्छा रुतबा दिया गया, क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट हूं। तो लेकिन जब मैंने मुसलमानों की तालीम की फलाह बहबूद के लिए कुछ चीजें पेश की, तो मुझे सख्ती से कह दिया गया कि ये जगह तुम्हें दिया गया है अपना फायदे के लिए, अपने फायदे की बात कर लो, पैसा कमा लो, तालीम की बातें मत करो कौम की। तो मैंने वो जगह छोड़ दिया, क्योंकि मैं अगर पैसा कमाना होता तो वही रहता। मुख्तसरन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे कौम के सामने हमारे लिए अजीम रहबर आए हुए हैं, इनके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई इसके खिलाफ बात करता है तो उससे पूछिए कि बेहतर ऑप्शन क्या है, क्योंकि फारसी में उर्दू में बता दे रहे हैं कि जिसको आजमा लिया गया है उसको दोबारा नहीं आजमाया जाता है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि एक अच्छा मोमिन की यह निशानी नहीं कि एक ही दिल से 2 मरतबा डसा जाए। मौजूदा गवर्नमेंट ने इस मिलियन गर्ल्स कॉलेज को तबाह किया और हमारे कोई भी स्कूल्स में प्रॉपर टीचर्स नहीं है। मोमिनाई स्कूल में 13 टीचर हैं 49 टीचर की जगह पे। और ये सोच सकते हैं कि पूरी कौम इस तरह से तबाह की जा रही है कि इसको एजुकेशन नहीं दिया जाए। तो जब तक हमारी अपनी क़यादत नहीं होगी जो क्वेश्चन उठा सके असेंबली में और पार्लियामेंट में, तो हमारी भलाई और बहबूद नहीं हो सकती है। अपोजिशन का बहुत अच्छा रोल होता है किसी भी पार्टी में, किसी भी जगह, किसी भी सूबे में, किसी भी मुल्क में। तो हम लोग ऑपोजिशन, एक अच्छा ऑपोजिशन का रोल कर सकते हैं। शर्त यह है कि हम लोग तहे दिल से, जान व दिल के साथ, एमआईएम के साथ जुड़ जाएं। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब का। अब मैं दावत देता हूं हमारे हैदराबाद के एक्स मेयर जनाब माजिदुल इरशाद, जो बंगाल में 4 बार 4 से दौरा कर रहे हैं और बंगाल में मीम को जरखेज करने के लिए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ माई साहब आपकी तकरीर से पहले कुछ लोग आए हुए हैं, अहमद अली साहब आए हुए हैं राजा से, बाबू आप तोहफा देते हैं, एक स्केच बनाए लोगों ने आपके लिए। माइक साहब। सैयद पर तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत माब जाफर हुसैन निराज साहब, विधायक तेलंगाना, जमीरुल हसन साहब, इमरान सोलंकी साहब, अनीसुल हक साहब, फिरोज मुल्ला साहब, जाहिद महमूद साहब, प्रोफेसर महबूद साहब, दानिशान साहब, सपना बहादुरी मैडम, अदनान एडवोकेट साहब, सैयद दिलावर हुसैन साहब, दीगर कायदीन, यहाँ पे बैठे हुए मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज की ये जो मीटिंग है ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये एक वर्कर्स मीटिंग है, जहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसे राब्ते में और आपसे बात कर सकें।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब की क़यादत में बंगाल के इलेक्शन में उतरेगी और बड़ी ताकत से हम बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों से हर एक इलाके में जाते हुए वहाँ के साथियों से मुलाकात हो रही है। पिछले सप्ताह मुर्शिदाबाद में हमारी वर्कर्स मीटिंग थी, नदिया में वर्कर्स मीटिंग थी और कल साउथ 24 परगना में हमारी वर्कर्स मीटिंग थी और कलकत्ता में आज हम आपके सामने हैं। आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई जज्बाती बात नहीं, मगर काम का तरीका कैसा हो। हाँ, हमें यहाँ पे आपके साथ चलते हुए उन इलाकों को निशानदेही करना है जहां पे हम मजबूती से इलेक्शन लड़ सकें और इलेक्शन में उतर सकें। मगर जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन में उतरने की बात करती है तो सबसे पहले जो अवाम के सामने रूमर्स फैलाए जाते हैं या इल्जामात लगाए जाते हैं वो ये कहते हैं कि इनके आने से वोट की तकसीम होगी या बीजेपी को फायदा होगा। इसका मुकाबला आपको और हमें करना है। जब ये ऐसी बात होती है तो हमें भी इनसे ये सवाल करना जरूरी है कि बताओ किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि हमने अभी तक बिहार में इलेक्शन लड़ा, झारखंड में इलेक्शन लड़ा, यूपी में इलेक्शन लड़ा, महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, हर तरफ हमने इलेक्शन लड़ा। बिहार में हमने 5 सीटों पे हमारे विधायकों को कामयाब किया। अख्तर ईमान साहब ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, रुकनुद्दीन साहब ने बैसी से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, बहादुरगंज से हमारा विधायक बना तो हमने हराया बीजेपी को, किशनगंज में जब खमरुल हुदा साहब विधायक बने हम हराए बीजेपी को। तो जो 5 सीटों में से 4 सीटों पे हमने तो बीजेपी को हराया और आप हमें कहते हैं कि हमको इससे फायदा होगा। अरे हम वो हैं जो इनका जोड़कर मुकाबला कर सकते हैं, जो ताकत इनमें नहीं है। मगर हमें आवाम के सामने बात ये रखना है कि इस चीज की गारंटी क्या है जो आज तृणमूल हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट फ्रंट हो, जो आके आज सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि कल अगर इनको मुसलमानों का, बहुजन समाज का, आदिवासियों का, आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, ओबीसी भाइयों का वोट मिल जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि इनके विधायक बीजेपी में नहीं मिल जाएंगे। मजलिस तो हमेशा बीजेपी का मुकाबला करती थी, करती है और इंशाअल्लाह ताला जब तक मजलिस के हर एक वर्कर की जान में जान है बीजेपी से मुकाबला करते रहेंगे। बस इनके विधायकों में क्या वो कुव्वत है, क्या वो ताकत वो है कि ये बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे। क्या सुखनंदो जो बीजेपी में शामिल हुआ कि इसको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया टीएमसी के नाम पर? क्या जितने टीएमसी के एमएलए उस दिन अमित शाह के पांव चाट रहे थे, क्या टीएमसी के नाम पर इनको मुसलमानों ने, दलितों ने, बहुजन समाज ने, ओबीसी ने और आदिवासियों ने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट नहीं दिया और इनको जिताया? हमारा वोट लिए बाद से जब ये जाकर अमित शाह की गोद में बैठकर उसके जूते चाटना शुरू कर दिए तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे जाकर ये हमारा वोट लेकर उनके तलवे नहीं चाटेंगे? क्या इसकी कोई गारंटी ले सकता है? वो लोग जो टीवियों पे आकर आपके और मेरे सामने बात करते हैं कि मजलिस को नहीं आना चाहिए, क्या तुम ठहर कर ये बोल सकते हो कि अगर हम तुमको वोट देंगे तो तुम्हारे एमएलए जाके नरेंद्र मोदी के गोद में नहीं बैठेंगे? क्या ये गारंटी तुम दे सकते हो? ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनको पता नहीं कब कौन चले जाएगा। आज जितने मिनिस्टर्स तृणमूल के, जितने एमएलए कांग्रेस के, जितने एमएलए सीपीए का लेफ्ट के जो बीजेपी में जाकर मिले हैं, क्या इनको मुसलमानों ने, दलितों ने, बहुजन समाज ने क्या इनको वोट नहीं दिया? इन पे भरोसा करने के काबिल नहीं है। कल अगर खुदा ना खास्ता इनको जरूरत पड़ेगी तो कुछ पैसों की लालच में
या ओहदों की लालच में या पोस्ट की लालच में ये जाके उस अमित शाह और नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वहां पर बैठकर झुककर चाटेंगे। मगर वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के वर्कर्स होंगे जो आखिरी दम तक इससे मुकाबला करते रहेंगे, क्योंकि बिकना और फटना हमारे खून में नहीं। हाँ, रास्ता मुश्किल है, रास्ता आसान नहीं है। बहुत सारे लोग आकर आपके और मेरे सामने बहुत सारे बातें करेंगे, मगर हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे, केसेस बुक करने की कोशिश करेंगे, झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मगर याद रखो, अगर किसी के दिल में डर है कि हमारे पर झूठे केसेस बुक हो जाएंगे, अगर किसी के दिल में डर है कि मुझे कौन से पहले अपने आप के बारे में सोचना है, अगर किसी के दिल में यह है कि हरे परचम से ज्यादा मेरी जिंदगी अहमियत रखती है, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेखौफों की जमात है, निडरों की जमात है, कमजोरों की जमात नहीं है, जिसके बाजों में इतनी कुव्वत रहनी चाहिए कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को उठा सके। उसके दिल में इतनी जज्बा होना चाहिए, ईमानी जज्बा होना चाहिए कि वो अपने से पहले अपने भाई के बारे में सोच सके, तभी जाके हम कामयाब हो पाएंगे। और छोड़िए ये सरखेज गुलामों को जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे इल्जाम लगाते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद क्या हमने कभी बीजेपी या कोई कम्युनल पार्टी को हमने कभी वोट दिया? हमने हर किसी पे एहसानात किए, हमने हर किसी को अपने वोटों की भीख से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया। मगर इन 70 सालों में मुझे ये बताइए, क्या हमारे नौजवानों को रोजगार मिला? हमारे नौजवानों को अच्छी तालीम मिली? हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल खुले गए? हमारे खवातीन के लिए अच्छे इंतजाम किए गए? ये जानते हैं कि इनको डराया जाए बीजेपी के नाम पे और इनका वोट हासिल किया जाए। और आपको मालूम है मजलिस से इनको क्या तकलीफ है, क्योंकि ये जानते हैं अगर मजलिस ताकतवर हो जाएगी तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। इनको मुसलमानों के वोट भीख में चाहिए, इनको बहुजन के वोट भीख में चाहिए, इनको आदिवासी के वोट भीख में चाहिए। मगर ये कभी मुसलमान को, बहुजन को, दलित को, आदिवासी को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते हैं। ये हमेशा ये सोचते हैं कि ये लोग हमेशा हमारे पीछे चले, कभी आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। वो वक्त चले गया। अब बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, अब अगर होगी तो बराबरी की बात होगी, चलेंगे तो साथ करेंगे, बात होगा। जीत और हार आपके और मेरे हाथ में नहीं है, जीत और हार ना आपके मेरे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारे हाथ में है। जीत और हार का फैसला अगर आपके और मेरे दिल में ईमान है तो जीत और हार का फैसला अल्लाह के हाथ में है। मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, बाकी जो अल्लाह की मर्जी हो। अरे हम पे इल्जाम लगाने वाले, हम पर मुस्कुराने वाले, हम पर जो 10 किस्म के बातें करने वाले, एनआरसी, एनपीआर, सीए जब आया, जो लोग आज हम पर मुस्कुराते हैं, जो आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, कल तुम जब रोड पे निकले हुए थे तुम्हें यह एहसास नहीं था एनआरपी, एनसीआर और सीए इसलिए पास हुआ क्योंकि जिसको तुमने भीख से नवाजा उस त्रिमुनूल के 7 एमपी उस दिन मौजूद नहीं थे और तुमको धोखा देते हुए ये बिल पास किया गया। क्या इतना भी एहसास नहीं है? कौन सी गफलत में रह रहे हो? किस नींद में सो रहे हो? क्या अपने आने वाली नस्ल की कुर्बानियों और उनको उस बेरोजगारी में देखकर सुकून मिलेगा, या अब उनका अपने मुस्तकबिल को संवारने का काम करेंगे हम लोग? बोलने वाले बहुत बोलेंगे, आने वाले बहुत आएंगे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमसे आकर मुकाबला करे, क्योंकि हम वो है जो हरे परचम के सिपाही है और दिल में खौफ खुदा रख के चलते हैं और ये यकीन रखते हैं मौत तो फर्क है, चाहे अब आए या कल आए, तुम क्या कर लोगे हमारा। ये जलसा लेकर हम आगे बढ़ते हैं।
और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों की जुस्तजू रहेगी, आप लोगों की मेहनत रहेगी, तो इंशाअल्लाह हम मजलिस के एमएलए को उस असेंबली में पहुंचा के रहेंगे। अरे हमको बोलने वालों, क्या बिहार में हमको ये इल्जाम नहीं लगाए गए कि हम बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी का फायदा पहुंचाए? फिर इलेक्शन के बाद हमारे पीछे क्यों पड़े हुए थे कि आपके 5 एमएलए को हमारा साथ दे दो ताकि हमारी हुकूमत बन जाए? जब हमारे एमएलए जीत के आए तो हमारे सपोर्ट की तुमको जरूरत, और जब हम लड़ने आए तो हम पर इल्जामात। अरे असल तो कमजोर तुम लोग हो। यहां के तृणमूल के भी लोगों को हम कहना चाहते हैं, चाहे तुम जो समझते समझो, चाहे हमें दुश्मन समझते तुम्हारी मर्जी, चाहे हमें दोस्त समझते तुम्हारी मर्जी, चाहे हमारे खिलाफ लड़ना चाहे तुम्हारी मर्जी, हमें साथ लेना चाहे तुम्हारी मर्जी, मगर तुम में, तुम्हारे लोगों में और नरेंद्र मोदी में और अमित शाह में इतनी ताकत नहीं कि असदुद्दीन अवैसी के कदमों को रोक सके। तुम सब भी मिलकर आ जाओ, तो भी मिलकर के हाथों में बंगाल में बड़ी ताकत से अपने इलेक्शन लड़ेगी। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलकर इस बीजेपी के हुकूमत को रोके, मगर इनको हमारे वोटों की भीख की तो जरूरत है, मगर हमें उठता हुआ नहीं देख सकते। हमारे वोटों की भीख की तो जरूरत है, मगर तुमको लीडर बनते हुए नहीं देख सकते। हमारे वोटों की भीख की तो जरूरत है, मगर तुमको नौकरी नहीं दे सकते। हमारे वोटों की भीख की तो जरूरत है, मगर हमें अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या अच्छे अस्पताल नहीं दे सकते। इनका बस एक ही मकसद है कि आप और हम बहैसियत गुलाम रहे और इनको फिर वोट देते रहे, इनको इख्तियार की कुर्सी पर बिठाए और ये हमारे में से उनको चुने जो इनके गुलाम हो। ये बोले तो उठे, ये बोले तो बैठे। मजलिस के विधायक आपकी बात करेंगे, उस ऐवान असेंबली में जाकर उस वक्त के बुजुर्गों के आंखों में आके डालकर हमारे नौजवानों की बात करेंगे। तो वक्त आया है अपने शेरों को चुनने का। तकलीफ उठाइए और अपने लोगों को चुनिए। बोलने वाले बहुत बोलेंगे, करने वाले करके निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की जात पे उम्मीद है और आपसे भी तवक्को है। ये लोग जो इल्जामात लगाते हैं, क्या ये साबित कर सकते हैं? हर तरफ बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकती है तो उसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या हुआ था? क्या तुम्हारे एमपीज के हाथों में मेहंदी और पांव में मेहंदी लगी हुई थी जो लोकसभा के इलेक्शन में 18 सीट हार गए? जब क्या मजलिस आपके दरमियान में थी? या कमजोरों को ठहराया गया था मोदी को कामयाब करने के लिए? क्या हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया? क्या हम लोगों में से, बहुजनों में से, मुसलमानों में से, आदिवासियों में से क्या हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया? तो फिर जीता क्यों? जीता इसलिए क्योंकि ये लोग कमजोर थे। अब ताकत देने की जरूरत है और ताकत सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे सकती है। आप लोगों से अदबन गुजारिश है, अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, प्लान करिए किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत सोच समझकर चुन कर इंशाअल्लाह ताला अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इंशाअल्लाह बड़ी ताकत से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम यहाँ पे बुलंद करने की कोशिश करेंगे। मेहनत हमारे हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर हम नेक दिली से, ईमानदारी से, जियानतदारी से, खौफ खुदा रखते हुए अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे राजी होते हुए हमें कामयाबी देगा। ये यकीन के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद करिए। फिर से आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे आए, हमें वक्त दिया। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे और मजबूती अता फरमाएंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब माजिद हुसैन भाई।
आपकी कही हुई हर एक बातें कीमती है और हम लोगों के लिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हर एक बातें आपकी कही हुई कारगर साबित होगी, हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। अब मैं बिला ताखिर दावत देना चाहता हूं जफर हुसैन मिराज साहब, एमएलए नेमपल्ली से एमएलए हैं हैदराबाद तेलंगाना के। जनाब जफर हुसैन मिराज साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, वो सेकंड टर्म जो है एमएलए हैं, उससे पहले कॉर्पोरेट थे। मैं दावत देना चाहता हूं कि आप आए और अपनी बात। अस्सलाम वालेकुम। शहर नशीन पे तशरीफ फरमा, हैदराबाद से तशरीफ लाए मेरे छोटे भाई जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन साहब, साबिका मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। शहर नशीन पे तशरीफ फरमा जमीरुल हसन साहब, इमरान सोलंकी साहब, अनिश हक साहब, फिरोज मोल्ला साहब, जाहिद महमूद साहब IAS, प्रोफेसर महमूद, दनिश लाला, सपना भंडारी, अदनान एडवोकेट, सैयद दिलावर हुसैन और जितने भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन लोगों को सुनने को आया, जिसमें मैं खुद भी एक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारुफ कराता चलूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मौजूदा सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब है, उस पार्टी का मैं विधायक हूँ और आप लोग की मोहब्बत ने मुझे यहाँ पर खींच कर लेकर आया है। मैं जानता हूँ जैसा यहाँ पर मेरे मुस्लिम भाई, दलित भाई, OBC और दूसरे भी जो भी सेकुलर मेरे अपनाए वतन भाई है, तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद है और ये लोग वेलकम कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी का जो पार्टी अपना हक दिला सके और अपने हक के बारे में बात कर सके। जैसा आप जानते हैं, हमारा मेन आने का मकसद ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, हिंदुस्तान का जो कानून है, उस कानून के अंदर हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है और अपने मजहब पर चलने का हक है। ये हर हिंदुस्तानी को, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर लिखे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम तमाम लोग इकट्ठा रहकर यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, अपने मजहबी हिसाब से अपनी इबादत कर सकते हैं और अपने मजहबी हिसाब से अपनी शादी ब्याह जो भी कल्चर है उसको अडॉप्ट करके काम कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर हर 100 किलोमीटर पे जबान बदल जाती है, उसके बावजूद भी हम लोग गुलदस्ते की तरह इकट्ठे रहते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि ये बंगाली बोल रहा है या वो कोई हिंदी बोल रहा है या कोई तेलुगु बोल रहा है, तमिल बोल रहा है या मलयाली बोल रहा है या राजस्थानी बोल रहा है, ये हम हरगिज़ नहीं सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि आप और हम इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे बड़ों ने जो कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी को देखते हुए हमने इस मुल्क के अंदर अपना खून और पसीना बहाया है। इसीलिए बहाया है, हम ये मुल्क को एक फूला और फला देखना चाहते थे। मगर आज कुछ ऐसी सियासी पार्टियां मौजूद हो गई है जो सियासी पार्टियां आप में हम में भेदभाव डालना चाहती है, आप में हम में दरार डालना चाहती है। ऐसी सियासी पार्टियां भी मौजूद हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, AIMIM को यहाँ पर बंगाल में हमारे लाने के लिए काफी यहाँ के नौजवानों ने
जमाने से जिद्दोजहद कर रहे थे। ये लोग ये चाहते थे कि जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी आपकी तेलंगाना में हो रही है उस तरीके से भी, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिछड़ा हुआ तबका बहुत है, चाहे उसमें मुस्लिम हो, दलित हो या आदिवासी हो या और ओबीसी हो, ऐसे काफी लोग हैं जिसपे यहाँ पर पसमानदगी है यानी बैकवर्डनेस है। वो चीज के लिए मजलिस का आना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि मैं सबसे पहले अगर किसी को जानता था इसके अंदर तो इमरान सोलंकी को जानता था। वो आज से करीब 7 साल पहले हमारी पार्टी ऑफिस दारुस्सलाम में आके कहते थे कि भाई बंगाल की सरजमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस शेर का इंतजार कर रही है जिस शेर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो मैंने कहा इमरान साहब बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर 2 शेर है, एक का नाम नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है तो दूसरे का नाम हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी है। ये 2 शेरों की पार्टी है। इस शेरों की पार्टी को अगर कोई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो लोग भी शेर और बहादुर होना जरूरी है। इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं आपको अपनी पहचान बताना चाहते हैं, आपकी अपनी आंख खोल कर बताना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई हमारा भी उतना हक है ये मुल्क के अंदर जितना दूसरे लोगों का हक है, मगर आज हमारे से वोट लिया जाता है, हमको भूला भला के हमसे पूरी तायद दी जाती है। जैसे ही जीत के जाते हैं वो लोग हमारे साथ सौतेला सलूक यानी दूसरा दर्जा करते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि मैं आज यहाँ पर आपके पास आया हूँ, मैं भी आज बहुत मसरूफ था, मगर मुझे आपकी मोहब्बत ने यहाँ पर खींच के लाया है। मैं बहैसियत मुसलमान हमेशा एक बात का यकीन और ईमान रखता हूँ, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को पैदा करता है तो उसकी तमाम जिंदगी का आने वाला हर चीज लिख देता है। आज शायद मेरा रिस्क, मेरी रोटी आपकी सरजमीन पर लिखी हुई थी, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं आया हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। जब जब अल्लाह ने यहाँ पर आपके साथ में बैठने का मौका दिया हम लोग जरूर बैठेंगे और आपकी नुमाइंदगी करेंगे और कर ये बता देंगे कि हमारे को किसी से दुश्मनी नहीं है। हम ना तो किसी मजहब के खिलाफ है ना हम किसी पार्टी के खिलाफ है। हम अगर किसी के खिलाफ है तो वो फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ है। हमारा मुकाबला जब कभी भी होता है तो बेशक हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, ऐसे तमाम फिरका परस्त ताकतों से हम लोग लड़ते हैं। इसीलिए लड़ते हैं ये लोग मुल्क बांटना चाहते हैं, भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आए और हम सब मिलकर एक सा इनका मुकाबला करें। मगर जब कभी भी हम आते हैं तो हमारे ऊपर एक इल्जाम लगा दिया जाता है। ये जो झूठा इल्जाम है इसीलिए लगाते हैं ताकि इन्हों जो हुकूमत कर रहे हैं ताकि आप आके आपकी आंख ना खोले। अगर आज आप अपने पैर पे ठहर गए तो आप आंख में आंख मिलाकर आप ठहर कर ये पूछेंगे हाँ मेरा हक कहाँ है, आखिर तुम मुझे मेरा हक क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मजलिस यही चाहती है। तो मैं आपको ज्यादा वक्त लिए बगैर कुछ मिसाल बताना चाहता हूँ। हम तेलंगाना के अंदर 7 एमएलए है, 119 टोटल एमएलए में हम 7 है। हम हुकूमत में नहीं है, ना तो कोई हमारा मिनिस्टर है ना तो कोई चीफ मिनिस्टर है, मगर आज हमारे काम पूरे होते हैं। आप भी जानते हैं काफी यहाँ के बंगाल के लोग शहर हैदराबाद में हैं। आप उनसे पूछ लीजिए जितने भी सोने चांदी के कारीगर हैं वो बंगाली बहुत मौजूद है हैदराबाद में। आप उनसे पूछिए हमारी नुमाइंदगी कैसी होती है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि हम हुकूमत को दबाव डाल के हम आपका हक दिलाना चाहते हैं। आप जानते हैं जैसा कोई गरीब आदमी है, मेरी बहन है या मेरी बेटी है, अगर उसकी शादी होती है चाहे वो दलित बहन हो या मुसलमान हो तो हमारी पार्टी ने हुकूमत पे दबाव डालकर शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम चालू करे हैं। उसकी शादी में हुकूमत की तरफ से 1,116 रुपए दिए जाते हैं। ये किसकी तरफ से दिए जाते हैं?
क्योंकि आपकी आवाज असेंबली के अंदर है, आप ठहर के पूछ सकते हैं हाँ हाँ हमारा कसूर क्या है, क्यों नहीं हमको देते हैं, हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इस सरजमीन पे हम पैदा हुए हैं, हमारी गुर्बत ही हमारा मजाक है, लिहाजा हमारी बच्ची की शादी के अंदर आपको पैसा देना पड़ता। तो ये नुमाइंदगी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असेंबली में करी तो वक्त के चीफ मिनिस्टर ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम, वो भी आपको मालूम होना चाहिए किसके हाथों बढ़ती है, आपके अपने विधायक के हाथ को चक आता है, उसी चक से वो बच्चियों को बुला कर दिया जाता है, उनके माओं को। तो ये चाहते हैं हम यहाँ पर भी हो, हमने हुकूमत से लड़के हमारे खास तौर से बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, हमने तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल कायम किए, 207 स्कूल हमने कायम किए हैं, जिसके अंदर एक बच्चे के ऊपर साल के 80,000 रुपए का खर्च किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी पार्टी की आवाज मौजूद है, वरना अगर सोचिए हम हैदराबाद में भी नहीं होते, सारे के सारा अगर कोई सो कॉल्ड जो भी सेकुलर पार्टी होती है तो आपको ये हक नहीं मिल सकता था। इसीलिए नहीं मिल सकता था क्योंकि वहां पे आपका पूछने वाला नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरे पार्टियों में मुस्लिम लीडर नहीं है, दलित लीडर नहीं है, मगर वो लोग सरकारी मुसलमान और दलित है, उनके मुंह में जबान नहीं रहती है, उनकी पार्टी जो बोलती है वही उनको बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आपकी तकलीफ जो होती है वही हम बयान करते हैं, हमको पार्टी का नहीं है, हम आवाम की तकलीफ को समझते हैं और आवाम की तकलीफ को बेबाक तरीके से हम नुमाइंदगी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, काफी बिहार और बंगाल के लोग हैदराबाद के अंदर इमामत करते हैं, मस्जिदों के अंदर मौजमी करते हैं, मस्जिदों के अंदर हमने हुकूमत से नुमाइंदगी कर कर वहां पर हर इमाम और मौजम को 5,000 रुपए महीना ऑनेलियम की तौर पे, हदिये की तौर पे दिलाते हैं। उसी तरह हमने नुमाइंदगी करके मंदिरों के पंडितों को भी 5,000 रुपए दिलाते हैं। हाँ हाँ, ये हमारी नुमाइंदगी है। आप कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हाँ हाँ हम कुछ नहीं करें, हम बेशक हम हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, हम बादशाह नहीं बन सकते मगर बादशाहगर बन सकते हैं, हम किंग नहीं बन सकते हैं मगर किंग मेकर बन सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम बेशक तुम ही सेकुलर है, हाँ हाँ हम भी हमारा सेकुलरिज्म का सबूत देना चाहते हैं। आज अगर हम जीत के आते हैं तो हम ये फिरका परस्त ताकत बीजेपी को रोककर हम बताएंगे, अगर तुम में दम होता या तुम में मुकाबला करने की हिम्मत होती तो मैं पूछता हूं सरजमीन बंगाल के ऊपर कैसे बीजेपी कदम रख रही है, अपना कदम कैसे जमा दी है। 2019 के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उस पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने हमको कहा कि वोट कटवा, हम तो कोई वोट काटने नहीं आए थे, फिर आपका वोट ऐसा कैसा कट गया और कहां कट गया, हम ये पूछना चाह रहे हैं। हम ये हुकूमत करने वालों से हम ये सवाल कर रहे हैं, आपका वोट कहां कट गया। 18 MP जीत गए, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमने मजलिस की तरफ से हमारे पास के MP नहीं जीते। अरे आपकी मिसाल तो ये हो गई, कहीं पे कुछ भी हो गया तो अवैसी साहब की तरफ से हमको तकलीफ आई, आखिर हम किस बात क्या, इन लोग को सबूत देना चाहिए। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई माजिद हुसैन ने अभी क्या कहा आपको, उन्होंने कहा हाँ हाँ यहां हम बंगाल के अंदर जरूर बजरूर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, आइए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम आपके साथ बात करेंगे, हम बीजेपी को हराकर बताएंगे, क्योंकि अब तुमको मुकाबला बीजेपी से करने की हरगिज़ हिम्मत नहीं है। अगर मुकाबला बीजेपी से अगर कोई कर सकती है, अगर नरेंद्र मोदी के आग में आग डाल के पार्लियामेंट में अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा कोई नहीं है। अरे यही पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़कर अमित शाह के मुंह पे फेंकने वाली शख्सियत का नाम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आप ये बताइए कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ? अरे इतनी हिम्मत, ये हिम्मत किसने दी? ये हिम्मत आपकी तरफ से हमको मिली है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज आपके यहां माइनॉरिटीज मुस्लिम का रेशियो करीब 30% है, उसके बावजूद भी आज हमारे लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए यहां पर
इतने जमाने से हुकूमत करने वाले कभी इन लोग हमको कोई रोजगार नहीं दिए हैं। आज हमारा बच्चा जब जवान होता है उसके बाद में वही ठेला बंडी वही रिक्शा उसके हाथ में मिलता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐ हुकूमत करने वाले, तुमने हमको क्या दिया? जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तुमने हमको कुछ नहीं दिया। आज हमारा बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप की तकलीफ नहीं देख सके, मेहनत मजदूरी करने के लिए कोई बॉम्बे जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई बम्बई जाता है, कोई बेंगलुरु जाता है। आखिर किस लिए? क्या हमारा कसूर है? हम ये पूछना चाहते हैं, ऐ हुकूमत करने वालों, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है? क्या हमारी औलाद जो कुछ भी, आज हमारी औलाद जवान हो गई है, जब बूढ़े माँ बाप का लाठी बनना था वो टाइम पे आपने माँ और बाप को अपनी औलाद से जुदा करने वाले ये हुकूमत करने वाले हैं। ऐ हुकूमत करने वालों, हमारा सवाल तुमसे है। आज हम आते हैं तो आप हमको कहते हैं कि वोट कटवा। अब हम वोट कटवा नहीं है, हम हमारा हक मांगने आए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हमारा हक लेके रहेंगे। अगर कोई हमको ठीक से दे दिया ले लेंगे, अगर कोई हमको कहा कि हम नहीं देंगे तो मजलिस के लोगों में इतनी ताकत है वो गिरेबान पकड़ के अपना हक लेना जानते हैं। आज यहाँ पर हमारे वर्कर को डराया जा रहा है, हमारे वर्कर को यह कहा जा रहा है कि बोले आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। और कितने दिन रोकेंगे भाई आप हमको? कितने दिन रोकेंगे? कुछ दिन ठहर जाओ, जब ऑटोमेटिक तुम देख लेंगे कि अंदर से आवाज क्या आ रही है तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। हम यहाँ पर एक बात का पैगाम लेके आए हैं, वो पैगाम ये है कि तुम हमारे बच्चों को अच्छी तालीम के लिए स्कूल दे दो, हमारे बच्चों को कॉलेज दे दो, हमारे बच्चों के लिए अगर बीमार होता या हमारा बुजुर्ग बीमार होता तो उसके लिए अच्छा हॉस्पिटल दे दो। हम यही चाहते हैं। हम तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर केजी से लेके पीजी तक हम जो भी है उसको फ्री एजुकेशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर हमारा बच्चा आला तालीम यानी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका, लंदन, कनाडा और कहीं भी अगर जाना चाहता है तो हुकूमत की तरफ से हमने नुमाइंदगी करके, मजलिस ने नुमाइंदगी करके 20 लाख रुपए हुकूमत से दिलाते हैं। आप किसी से भी पूछिए, जो वापस करना नहीं है, लोन नहीं है, इसीलिए कि हमारा बच्चा भी तुम्हारे बच्चे की तरह पढ़ना चाहता है। हमारे यहाँ आरोग्यश्री स्कीम है जो हेल्थ के लिए स्कीम है। अगर फर्ज करो आप बीमार होते हैं, कारपेट हॉस्पिटल, अपोलो या कोई और बड़े दवाखाने में इलाज कराते हैं तो हुकूमत की तरफ से हमारे पास भी आरोग्यश्री स्कीम है। हमारा आदमी भी आरोग्यश्री स्कीम के तहत वहां पर इलाज करा सकता है, पूरा मुफ्त इलाज होता है। ये तमाम चीज हम यहाँ पर लेके आना चाहते हैं, मगर आज बदकिस्मती इस बात की है कि हमारे कदम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कदम रुकने वाले नहीं है। आप जानते हैं अल्लाह के फजल करम से असदुद्दीन अवैसी साहब का कदम जैसे ही पड़ा फुरफुरे शरीफ में गए तो सारे लोग परेशान हो गए। अरे भाई असद साहब आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह अब असद साहब की पार्टी का एक विधायक भी आ गया। इंशाल्लाह इसके पीछे लाइन से विधायक भी आएंगे, कारपोरेटर्स भी आएंगे, एमएलसी भी आएंगे और इनके अलावा आप में से ऐसे ऐसे जौहर रखने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं इसके अंदर। आज आप समझ रहे होंगे कि ये लोग बैठे हुए हैं, इनको खामोश मत समझो। जब समंदर खामोश रहता है तो एक बहुत बड़ी सुनामी आती है। सुनामी का इंतजार करिए मैडम। हम आपको कहते हैं जिस वक्त ये सुनामी आ जाएगी आप खुद परेशान हो जाएंगे। हम आज भी कहते हैं हम पीसफुल इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पीसफुल इलेक्शन लड़ेंगे और हम तमाम तबका को साथ लेकर चलेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे को
दूसरे दर्जे का शहरी मत समझो, हम भी तुम्हारी तरह अव्वल दर्जे के शहरी हैं, हम भी तुम्हारे साथ सफ में ठहरना चाहते हैं, हमको पीछे मत ठहराइए। हम इस मुल्क के अंदर तमाम चीज दिए हैं। ये मुल्क जब आजाद होने का टाइम था, हमारे बड़ों ने बहुत से कुर्बानी दी है, इसीलिए दी है ताकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दी है, मगर इस मुल्क के अंदर हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं दिखता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवैसी साहब की पार्टी को मजबूत करिए, फिर उसके बाद में देखिए इंशाअल्लाह ताला मैंने जैसा आपसे कहा आने वाले इलेक्शन के अंदर हमारे बगैर ये लोग की हुकूमत नहीं बन सकेंगी, बगैर आपके हुकूमत नहीं बन सकेंगी। आज ये समझ रहे हैं, मिल्ली अल अमीन कॉलेज के अंदर हमारी मीटिंग हुई है, कल ये लोग शहर हैदराबाद का रुख करके अवैसी साहब करने आएंगे और मजलिस का हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में बैठ के आजू बाजू बैठेंगे, आमने सामने बैठकर बात होगी, उसके बाद में आपका फैसला सुनाया जाएगा। उस फैसले के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि हमारे लिए आप क्या क्या हमारी आवाम को देना चाहते हैं। अच्छे कॉलेज दीजिए, स्कूल दीजिए, हॉस्पिटल दीजिए, इतने जॉब दीजिए और हमारे बच्चों को भी उसी तरह तालीम दीजिए जैसा तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं। आज ये लोग समझते हैं इनका बच्चा बच्चा है, हमारा बच्चा बच्चा नहीं है। इनका बच्चा आला तालीम के लिए लंदन जा सकता, हमारा बच्चा नहीं जा सकता। आज हमारी हालत तो ये हो गई, हमारे बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अगर फर्ज करिए उसके बाप का विसाल हो जाता, अगर वो दुनिया से चले जाता तो हमारा बच्चा बूढ़े बाप को खाना देने भी नहीं आ सकता, टाइम लग जाता 2-2 दिन का, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, उसको आना तो ट्रेन से आना है। तो ये हालत किसने की है? ये हालत यही हुकूमत करने वालों ने आपकी गफलत की तरफ से की है। तो मैं चाहता हूं आज आप अपने आप को मकानदार समझिए, हम किराएदार नहीं हैं, हम भी इस देश के हम भी मकानदार हैं, हमारे को भी बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, और भी मीटिंगें होंगे, ये अपने घर की बात थी, मैंने अब दिल खोल कर बात इसलिए की है कि आपका हमारा एक बहुत बड़ा मिलाप होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बाकी रहेगी तो हमारी आपकी दोबारा मुलाकात होगी, मगर आपको अब की बार अपने उम्मीदवारों को आप कोशिश करिए, आपसे हम मशवरा करेंगे, जहां से भी कहेंगे आप हम वहां से लड़ाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम 294 यानी 294 सीट पे हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं जहां पर भी हमारा संगठन मजबूत रहेगा, हमारे लोगों का मशवरा रहेगा, हम वहां से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ऐसा लड़ेंगे आज तक की बंगाल की हिस्ट्री में इलेक्शन क्या होता है वो बता देंगे। मेहनत करना हमारा काम है, जीत हाथ का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, यूमो फतेह के अंदर हर पार्टी के झंडे का एक कलर होता है, हमारी पार्टी के झंडे का कलर हरा है। हरा परचम हाथ में फैलाए पकड़े हुए हर गली से लोग निकलेंगे और हम आने वाली असेंबली के अंदर हमारा उस सीट इंतजार कर रही है। हमारे लोग भी आप ही के बीच में से कोई उम्मीदवार बनेगा और आप ही के बंगाल में से जो भी उम्मीदवार जीत के जाएगा इंशाअल्लाह ताला उसी अंदाज से ओत लेकर बताएगा और उसी अंदाज से नुमाइंदगी की जाएगी जिस अंदाज से तेलंगाना में होती है। यहाँ से आपका विधायक एमएलए जीतेगा तो उसकी ट्रेनिंग अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ पे होगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। मीटिंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारे गेस्ट अभी जाएंगे और हम लोग मीटिंग थोड़ा देर के और रखेंगे, जारी रखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, मीटिंग अभी ओवर नहीं हुआ है।
हमारे माजिद हुसैन भाई यही हैं, यही रहेंगे। हमारे एमएलए साहब तेलंगाना के, उनका फ्लाइट है, इस वजह से माजिद भाई उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद माजिद भाई इंशाअल्लाह यहाँ मीटिंग में शिरकत करेंगे। लिहाजा मैं आप तमामी दोस्तों से, आप तमामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहदाइयों से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने सीटों पर बैठ जाएं। अब मैं बिला ताखिर अब इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए बिला ताखिर मैं दावत देना चाहता हूं। मैं दावत सुगन पेश करना चाहता हूं कि आप आए। मैं जिनको बुलाना चाहता हूं किसी तारीफ से कम होता है नहीं। मैं बिला झिझक एक आवाज में दावत देना चाहता हूं कि आप आए और इत्तेहादुल मुस्लिमीन और असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम आते ही लोग मुसलमान से जोड़ रहे हैं। ये जो लोग जोड़ रहे हैं ये इनसे आपको सवाल है। हमें मालूम है कि हम कितने सेकुलर हैं और हम सबको किस तरीके से लेके चलते हैं। हमें उस चीज़ पे यकीन है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे बात करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा उनको भी जो डर है उनको भी हौसला दिलाने की ज़रूरत है।